नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट न्यूज शो इंडिया चाहता है। चुनावी मौसम में बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, लेकिन उन वादों को भी परखने का वक्त है जो 5 साल पहले किए गए थे। बहुत बड़े बड़े बातें की जाती हैं और 5 साल बाद फिर नए सपने दिखाकर वोट पाने की जुगत में राजनीतिक पार्टियां लग जाती हैं। आज एक ऐसे ही मुद्दे के साथ खबरों के सिलसिले को हम शुरू करना चाहते हैं। बात रोजगार की कर रहा हूं। रोजगार हर इंसान की जरूरत है क्योंकि इसी से घूमता है जिंदगी का ये पहिया। रोटी, कपड़ा और मकान एक आम आदमी की जिंदगी की पूरी जद्दोजहद इसी के आसपास रहती है। चुनावों में रोजगार का मुद्दा खूब उछलता है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद जैसे राजनीतिक पार्टियां इसको निगल जाती हैं, ये गुम हो जाता है। राज्य कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, हर जगह यही आलम है। तभी तो आज इंडिया चाहता है कि दर्शक बड़ी संख्या में इस खबर को देखना चाहते हैं कि कैसे चुनावी राज्यों में बदतर हो गए हैं रोजगार के हालात बीते 5 सालों में। इस खबर को 48% लोगों ने वोट देकर पहले नंबर पर चुना है, लगभग आधा दर्शक। इसके अलावा इंडिया की दिलचस्पी आज ये जानने में भी है कि क्या अब भी 2012 का जादू दोहरा सकते हैं अखिलेश यादव, वो अखिलेश यादव जो तमाम ओपिनियन पोल्स में बीजेपी से पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और नेताओं की लापरवाही से कैसे फैल रहा है कोरोना, आज इंडिया के दर्शक ये भी जानना चाह रहे हैं। इस खबर को 14% लोगों ने पसंद किया है। तो जैसे कि आप लोगों ने वोटिंग की है, जैसा कि आप लोग चाहते हैं, उसी के हिसाब से खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं चुनावी राज्यों में रोजगार का वो आंकड़ा जो ये बताता है कि पार्टी चाहे कोई भी हो, राज्य में सत्ता किसी की भी हो, जो वादे पार्टियों ने रोजगार को लेकर किए उस पर वो खरे नहीं उतरे हैं। जी हां, हमने जो राज्य चुनावों में जा रहे हैं उनका ये सच जानने की कोशिश की है कि रोजगार के वादे पे वो कहां खड़े हैं। ये सच है कि इस दौर में कोरोना की महामारी आई, हालात काफी खराब हुए, लेकिन उसके बावजूद तस्वीर ऐसी क्यों है, ये सवाल जरूर उठते हैं। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आपको वोट करने के लिए मैं अपनी राय भी बताऊंगा, क्योंकि आपकी वोट, आपकी राय बहुत जरूरी होती है इस देश के सेंटिमेंट को भांपने के लिए। तो रोजगार के मामले पे कैसे राजनीतिक पार्टियां झूठे स्वप्न दिखाती हैं, अब उनकी पोल खुल रही है, देखिए। युवाओं को क्या चाहिए? रोजगार, क्योंकि रोजी होगी तभी घर में रोटी होगी। लेकिन देश में बेरोजगारी के जो आंकड़े आए हैं वो बता रहे हैं कि संकट रोजी और रोटी दोनों पर है। खासतौर पर 5 में से उन 3 राज्यों में जहां कुछ दिनों में चुनाव होने हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के मुताबिक योगी सरकार के सत्ता में आने से 2 महीने पहले यूपी में बेरोजगारी दर 3.7% थी, जो दिसंबर 2021 में बढ़कर 4.9% हो गई। जनवरी 2017 में पंजाब में 5.6% बेरोजगार थे, अब बढ़कर 6.8% हो गए हैं। उत्तराखंड में तो बेरोजगारी की बाढ़ सी आ गई है। जनवरी 2017 में 0.6% आबादी बेरोजगार थी, अब रिकॉर्ड तोड़ 5% बेरोजगार है। मतलब ये कि रोजगार के पैमाने पर तीनों चुनावी राज्यों की सरकारें खरी नहीं उतर सकी। जितने भी आप यहाँ काम कर्मचारी, जितने भी बिजनेसमैन हैं, उन लोग को देख लीजिए, उन लोग की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है उन लोग की बिजनेस की, ये रहा है। और जो सरकारी नौकरी वाले हैं उन लोग को तो चल ही रहा है, अल्लाह करे जैसे भी चल रहा, अल्लाह भला करे उनका। मैं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ा लिखा हूँ, मैंने इतने पैसे लगा के पढ़ाई की है, तो मुझे आज तक कोई नौकरी नहीं मिली, ना ही कोई सरकार की तरफ से हमें रोजगार का भत्ता मिला है। इंडस्ट्रियल एरियाज कमी है यहाँ पे, सिडकुल में, हरिद्वार में, तो उनके एक्सपेंशन के लिए मुझे लगता है किसी भी सरकार ने यहाँ पे कदम नहीं उठाए। उत्तराखंड में जैसे भर्तियाँ हैं, पुलिस की भर्तियाँ हैं, ये 6 साल 5 साल से डिले हैं, अब आ रही है क्योंकि अब चुनाव का टाइम है।
रोजगार के मुद्दे को भुनाने की भी जमकर कोशिश की जा रही है। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो विपक्ष इसे मुद्दा बना ही रहा है। अब बीजेपी के अपने भी रोजगार का बहाना लेकर दूसरे ठौर की तरफ जा रहे हैं। हर तरफ महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ी है, नौकरी छीनी गई है। ये सरकार ने दावे तो बड़े बड़े किए, लेकिन इनका हर वादा जुमला निकला। बेरोजगार नौजवानों, छोटे लघु एवं मध्यम व्यापारियों के खिलाफ सरकार का उपेक्षात्मक रवैया रहा। हालांकि बेरोजगारी के बड़े आंकड़ों में इस बार एक बड़ा फैक्टर कोरोना भी है। पिछले करीब 2 साल से हम देख रहे हैं बिजनेसेस का निरंतर बंद होना, मार्केट्स का बंद होना, हॉस्पिटैलिटी, एविएशन, रेस्टोरेंट, मैन्युफैक्चरिंग, सभी आर्थिक सेक्टर्स में, सभी आर्थिक गतिविधियों में बार बार रोक लगना स्वाभाविक रूप से बेरोजगारी को बढ़ावा देता है। CMIE से अलग श्रम मंत्रालय ने भी पिछले साल जुलाई से सितंबर के बीच रोजगार के आंकड़े जारी किए हैं। तिमाही रोजगार सर्वेक्षण के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रेस्तरां, IT और वित्तीय सेवाओं जैसे 9 क्षेत्रों में रोजगार के आंकड़े बढ़े हैं। अप्रैल-जून 2021 में इन्हीं 9 क्षेत्रों में कुल रोजगार की संख्या 3.08 करोड़ थी, लेकिन जुलाई-सितंबर 2021 में बढ़कर 3.10 करोड़ पर पहुंच गई। सरकारी आंकड़ों में मौसम भले ही गुलाबी लगे, लेकिन स्याह सच ये है कि देश में ऐसे बेरोजगारों की संख्या लाखों करोड़ों में है जिनके पास रोजगार नहीं है। तो देखा आपने रोजगार के मामले में किस तरीके से बेरोजगारी की दर बढ़ी है बीते 5 सालों में चुनावी राज्य पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। और अब इस आज की लीड स्टोरी पर मेरी राय आपको बताने का वक्त है। मेरी राय बहुत साफ है कि जो पार्टी रोजगार का वादा पूरा करे, चुनाव उसी को ही जीतना चाहिए। यानी आप यहां वहां की बातों में मत आइए, परखिए कौन सी पार्टी वादा पूरा कर रही है रोटी, कपड़ा और मकान का, क्योंकि वही आपके जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं तो 7823944001 पर मिस्ड कॉल दें, और अगर आप असहमत हैं तो 7823944002 पर मिस्ड कॉल दें। इस पूरे शो के दौरान आप अपनी राय मिस्ड कॉल के जरिए मुझ तक भेज सकते हैं। हम आखिर में दिखाएंगे कि कितने लोग मेरी राय से सहमत हैं और कितने नहीं हैं। यानी जो पार्टी रोजगार का वादा पूरा करे, चुनाव उसी को जीतना चाहिए, या कहें आप उनको ही चुनाव जिताइए। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान के चुनावी इतिहास में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का घोषणा पत्र आप उठाकर कभी भी देखेंगे तो इसमें एक बात जरूर लिखी होगी कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो इतने लोगों को रोजगार मिलेगा। एक नंबर दे दिया जाता है, आंकड़ा दे दिया जाता है। नंबर सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वादा एक जरूर होता है कि हम रोजगार देंगे, हम बेरोजगारी दूर करेंगे। दरअसल ये वादे सीधे उन सपनों से जुड़ जाते हैं जो एक युवा देखता है। लेकिन हुआ क्या? नवंबर 2021 में हुए सरकारी सर्वे, जी हाँ, सरकारी सर्वे की रिपोर्ट देखिए, आप आंकड़ा देखकर हतप्रभ रहेंगे। यह आंकड़ा 15 से 29 साल के उन 3 राज्यों के नौजवानों के रोजगार का हाल बताता है जहां पर चुनाव हो रहे हैं। यूपी में कोरोना से पहले यानी जनवरी से मार्च 2020 में 15 से 29 साल के नौजवानों की बेरोजगारी दर 21.8% थी, जो एक साल बाद बढ़कर 23.2 हो गई। यूपी की बात कर रहा हूं। अब बात पंजाब की। पंजाब में इसी आयु वर्ग यानी 15 से 29 साल के नौजवानों की बेरोजगारी दर जो 21.2% थी, वो जनवरी से मार्च 2021 में थोड़ी कम हुई और 20.4% पर पहुंची। उत्तराखंड में जनवरी से मार्च 2020 ये बेरोजगारी की जो दर थी वो 21.5 थी, जो जनवरी से मार्च 2021 में बढ़कर 34.5 हो गई। उत्तराखंड का हाल तो बेहद ही चिंताजनक है। कोरोना काल में रोजगार गए, नौकरियों में कमी आई, इस सच से कोई इंकार नहीं कर सकता। लेकिन एक सच ये भी है कि जितनी कोशिश सरकारों को रोजगार के क्षेत्र में करनी चाहिए थी, उतनी कोशिश नहीं की गई। और सरकारें अगर कोशिश नहीं करेंगी तो कौन कोशिश करेगा?
सरकारों की अगर नीतियां नहीं बनाएंगी तो कौन नीतियां बनाएगा? सरकार अगर निवेश लेकर नहीं आएगी तो कौन निवेश लेकर आएगा? इसीलिए सवाल सरकारों से है। लेकिन चुनाव है तो हर पार्टी एक बार फिर बड़े बड़े वादों के साथ मैदान में है। अब अखिलेश यादव को ही लीजिए, वो भी रोजगार पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेर रहे हैं, चाहे वो राज्य की हो या फिर केंद्र की हो। लेकिन इसके बावजूद वो ओपिनियन पोल में, जो कि हम लगातार आपके सामने रख रहे हैं सी वोटर के साथ, और आज तो महा ओपिनियन पोल भी आपने देखा, ये तमाम बातें करने के बावजूद भी अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी, सत्ता से दूर नजर आ रही है। अब सवाल यह है कि चुनाव से चंद महीनों पहले अखिलेश ऐसा क्या कर सकते हैं? उनके पास ऐसा कौन सा प्लान होना चाहिए जिसके जरिए वो 2011-12 वाला इतिहास दोहरा सकते हैं? उस वक्त अखिलेश यादव विपक्ष में थे, मायावती की सरकार थी, तमाम ओपिनियन पोल 12 के चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी को पीछे दिखा रहे थे, सत्ता से दूर दिखा रहे थे। लेकिन जब चुनाव होते हैं 12 के, तो अखिलेश यादव पहली बार उनकी पार्टी अपने दम पर सरकार बनाती है, अखिलेश मुख्यमंत्री बनते हैं। तो अब देखिए, चुनाव से ऐन पहले अखिलेश यादव ने बीजेपी को जो बड़ा झटका उस वक्त दिया था, वो कैसे दिया था, और इस वक्त एक शुरुआत तो करते हुए दिखाई देते हैं। आज बीजेपी के मंत्री और ओबीसी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, जो एक जमाने में बसपा के साथ थे, फिर भाजपा के साथ हुए, मंत्री रहे योगी के साथ सरकार में, आज उन्होंने पाला बदल लिया और वो साइकिल पर सवार हो गए हैं। तो क्या यही फॉर्मूला अखिलेश यादव का पहला दांव है लगातार बीजेपी को मात देने के लिए? हमको इनकी गलत नीतियों से शिकायत है और गलत नीतियों के खिलाफ हमने अपना इस्तीफा दिया है। अखिलेश की पार्टी में बीजेपी नेताओं का मेला हो बे? क्या चुनाव में बीजेपी का खेला हो बे? यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा क्या दिया? यूपी की राजनीति में भूचाल आ गया। बीजेपी के लिए ऐन चुनाव से पहले ये तगड़ा झटका है। इस्तीफे के तुरंत बाद अखिलेश की ट्वीट की हुई ये तस्वीर बता रही है कि किस ठौर चले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों और इसके साथ ही साथ छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के साथ उपेक्षात्मक रवैया हुआ और इनके विरोध में कार्यक्रम चलाए गए। उसको देखते हुए मैंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। 1-2 दिन के अंदर मैं सब कुछ स्पष्ट कर दूंगा, कहां जाना है कहां नहीं जाना ये भी स्पष्ट कर दूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद उनके समर्थक 3 बीजेपी विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वालों में भगवती सिंह सागर, रोशन लाल वर्मा और ब्रिजेश प्रजापति शामिल हैं। कहा जा रहा है कि कुछ और भी बीजेपी विधायक हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य के संपर्क में हैं और जल्द ही समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। कुल मिलाकर अखिलेश यादव का मेला होवे का ट्वीट बताता है कि जल्द ही वो बीजेपी के घर में कुछ बड़ा खेला करने की तैयारी में है। मौर्य के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने तुरंत ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को उन्हें समझाने की जिम्मेदारी सौंप दी। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, सियासत को जानने वाले ये बात अच्छी तरीके से समझते हैं कि पार्टियों से आना जाना यूं ही अचानक नहीं होता है। चुनाव में अब बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं और अखिलेश यादव भी गियर बदलने लगे हैं। इमरान मसूद का कांग्रेस से उनकी पार्टी में आना तय है और गठबंधन की पार्टियों के साथ वो सीटें भी लगातार फाइनल करते जा रहे हैं ताकि बीजेपी उनके गठबंधन को तोड़ नहीं सके। आरएलडी के साथ सीटों को लेकर समझौता हो गया है। एसपी के 6 उम्मीदवार आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। शिवपाल की पार्टी के साथ भी सीटों पर सहमति बन गई है। शिवपाल की पार्टी के प्रत्याशी एसपी के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। सवाल ये है कि अखिलेश की ये सारी कोशिश क्या उन्हें सत्ता तक पहुंचा पाएगी? सी वोटर के ओपिनियन पोल में वो बहुमत से दूर नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा 2011 वाला, आप भी थे, किसी और चैनल में थे, मैं भी था और यशवंत देशमुख साहब भी थे। और ठीक 1 महीना पहले वो आकर क्या कह रहे थे और 1 महीना में क्या हुआ।
10 जनवरी को सी वोटर ओपिनियन पोल के नतीजे पर एसपी प्रवक्ता राजीव राय ने 2012 का उदाहरण दिया था। हम आपको दिखाते हैं कि उस वक्त ओपिनियन पोल्स के नतीजे क्या कह रहे थे। 2012 के एसी नीलसन के सर्वे में एसपी को 135 सीटें मिल रही थी, तो बीएसपी 101 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर थी। न्यूज 24 के सर्वे में एसपी को 127 सीटें मिलती दिख रही थी, तो बीएसपी को 108 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था। इंडिया टीवी के सर्वे में एसपी को 134 से 142 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था, जबकि बीएसपी को 139 से 147 सीटें मिलने का अनुमान था। यानी सारे सर्वे ये बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में किसी को बहुमत नहीं मिलेगा, लेकिन ओपिनियन पोल को गलत साबित कर समाजवादी पार्टी ने 224 सीटें जीती थी। ओपिनियन पोल उस वक्त में जनता की राय होती है और उसी के हिसाब से नेता अपनी रणनीति बदलते रहते हैं, जैसा कि अखिलेश यादव ने 2012 में किया था। और उस वक्त चाहे वो चुनाव प्रचार का आक्रामक तरीका रहा हो या फिर मायावती सरकार के खिलाफ आरोपों की धार तेज कर उन्होंने सत्ता का सफर तय किया था, लेकिन क्या ये करिश्मा वे फिर से दोहरा पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लखनऊ में रणवीर के साथ पंकज झा। अगर आप गौर करें तो 2012 में भी ओपिनियन पोल के नतीजे कुछ ऐसे ही थे, लेकिन 2012 में अखिलेश ने ऐसा क्या किया था जिससे पूरा गेम आखिरी 2 महीनों में पलट गया था। अभी भी करीब 1-2 महीने का वक्त ही बाकी है। 2012 में सबसे बड़ी बात थी कि अखिलेश का नौजवान चेहरा और तब उनकी छवि बेहद बेदाग थी, उनमें यूथ लीडर की एक इमेज दिखाई देती थी। समाजवादी पार्टी की रूढ़िवादी छवि को तोड़ते हुए अखिलेश ने उस वक्त लैपटॉप देने का वादा किया था, जो युवाओं को बहुत ज्यादा आकर्षित कर गया था। बेरोजगारी भत्ता देने का उनका वादा भी नौजवानों ने उस वक्त हाथों हाथ लिया था और अखिलेश बहुत पॉपुलर हो गए थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि समाजवादी पार्टी की जो आपराधिक एक छवि है उसको बदलने में वो काफी हद तक उस दौरान 2011-12 में कामयाब हुए थे, जिसके चलते शहरों का जो फ्लोटिंग वोटर होता है वो सपा के खाते में चला गया था। उस दौर में आपको याद होगा, जिनको याद नहीं उनको याद दिला दूं कि अखिलेश ने पूरे उत्तर प्रदेश में साइकिल चला कर नौजवानों को अपने साथ जोड़ा था, अपने आप को एक फिट और मजबूत नेता दिखाया था अपने तमाम समकालीन विरोधियों के सामने। प्रचार के आखिरी दौर में आपको याद होगा मायावती पर, जो उस वक्त मुख्यमंत्री थी, उन पर भ्रष्टाचार के बेहद संगीन और सीधे हमले किए थे भ्रष्टाचार करने के, जिसके चलते जो बीएसपी से नाराज सपोर्टर थे, वोटर थे, वो सपा के खाते में आ गए थे। लेकिन इस बार जो हालात हैं वो 2011-12 के मुकाबले इन 10 सालों में बहुत कुछ बदल चुके हैं, बेहद अलग नजर आ रहे हैं। लोग अखिलेश को 5 साल तक परख चुके हैं, तो क्या उनकी रणनीति हालात को बदल पाएगी? क्योंकि ओपिनियन पोल के नतीजों में बीजेपी को बढ़त आज साफ तौर पर दिखाई देती है। जो पहला दौर का ओपिनियन पोल आए हैं, ये महापोल का सर्वे है, हर कंपनी का आपने नंबर यहाँ आपके सामने रख दिया है। सी वोटर का है, पोलस्टार्ट का है, देशबंधु का है, टाइम्स नाउ का है, और आपको इन सब का अगर आप मीन निकालते हैं, औसत निकालते हैं, तो 210 से 210 से 218 सीटें बीजेपी के खाते में हैं, 153 से 160 सीटें सपा के खाते में रह जाती है। यानी सपा जो है वो पीछे दिखाई दे रही है सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से। तो बीजेपी को बहुमत तो मिल रहा है, लेकिन पिछली बार से करीब 90 सीटों से ज्यादा का नुकसान, 90 से 100 सीटें बीजेपी को होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में बीजेपी को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे चुनाव के आने तक वो नुकसान की भरपाई कर पाए, ये भी आपको जरूर समझना चाहिए। हमने सपा की रणनीति की बात की, अब भाजपा के लिए क्या हो सकता है, ये विनिंग का रिपीट फॉर्मूला। पिछले चुनावों में बीजेपी की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह रही थी हिंदुत्व और सामाजिक समीकरणों का शानदार मिश्रण। पिछले कुछ चुनावों में गैर यादव ओबीसी वोटर और गैर जाटव अनुसूचित जाति वोटर बीजेपी को चुनता रहा है, लेकिन इस चुनाव में इस समीकरण को बचाने का इम्तिहान इस वक्त बीजेपी की लीडरशिप के सामने काफी बड़ा है। विपक्ष योगी के बहाने ठाकुरवाद पर निशाना साधकर वोटों में सेंध लगाने की कोशिश में है। लगातार यह हमला किया जा रहा है कि बीजेपी की पार्टी योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ठाकुरों की पार्टी बनकर रह गई है। इस छवि को भी योगी आदित्यनाथ को और बीजेपी को इस कैंपेन के दौरान
तोड़ना होगा ताकि बाकी समुदाय, बाकी वर्ग भी पार्टी के साथ आ सके, तभी वो 325 का मैजिक फिगर दोबारा रिपीट कर पाएंगे। हवा का रुख कब बदल जाए कोई नहीं कह सकता, लेकिन वोट के चक्कर में अपनी और दूसरों की जोखिम में न डाला जाए, ये ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। इसीलिए यहाँ पर एक नोट है, छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि कैसे नेताओं की लापरवाही के कारण, उनकी बेपरवाही के कारण कोरोना का कहर इस चुनावी काल में तेजी से बढ़ रहा है और भी ज्यादा बढ़ सकता है। नेता अगर नहीं सुधरे तो हमको कम से कम उनको सुधारना होगा। तो पार्टी रोजगार का वादा पूरा करे, चुनाव उसी को ही जीतना चाहिए। अगर आप इस राय से सहमत है या नहीं है तो मिस कॉल दीजिए, नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है 7823944001 सहमति के लिए, और असहमति के लिए 7823944002 नंबर पर आपके मिस कॉल का मुझे इंतजार है। अभी तक 82% लोग जो हजारों मिस कॉल आए हैं उसमें मेरी बात से सहमत हैं कि रोजगार की बातें पूरी करने वाली पार्टियों को ही चुनाव जीतना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात उस खतरे की करते हैं जो लगातार बढ़ता जा रहा है। आप समझ चुके हैं, मैं बात कोरोना संक्रमण की कर रहा हूं जो लगातार बहुत तेजी से फैल रहा है। चुनावी राज्यों में तो मुसीबत और भी ज्यादा है और जिम्मेदारी भी, लेकिन सवाल है कि क्या नेता इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं? पार्टी के दफ्तरों में अब टिकट लेने वालों की भीड़ बढ़ने लगी है। कोरोना प्रोटोकॉल का कोई भी ख्याल नहीं रख रहा है। कई बड़े बड़े नेता कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और आपको याद होगा जब बड़े लोग संक्रमित होते हैं तो वो ट्वीट करते हैं या फेसबुक पे लिखते हैं एक पोस्ट कि मैं संक्रमित हो गया हूं, पॉजिटिव आ गया हूं, मेरे संपर्क में जो लोग आए हैं बीते 2-3 दिनों में वो अपनी अपनी टेस्ट करा लें, वो अपना अपना ख्याल कर लें। ये कहकर नेता अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमने तो समाज में उन लोगों को अलर्ट कर दिया जिनके साथ में 2-3 दिनों से घूम रहा था या मिल रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी जो आसपास के नेता हैं वो ये पढ़ने के बावजूद भी जब नहीं अपने आप को आइसोलेट करेंगे और वो घूमते रहेंगे, पब्लिक के बीच में जाएंगे, तो क्या होगा? कोरोना की सुनामी नहीं आएगी तो कैसे नहीं आएगी? आप हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए और समझिए कि उत्तर प्रदेश में नेता दरअसल कितने ज्यादा हमारी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 11 जनवरी की सुबह 8:29 पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह ने ट्वीट कर ये खबर दी कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अब 10 जनवरी की ये तस्वीर देखिए। तस्वीर यूपी बीजेपी दफ्तर में हुई बैठक की है। इसमें राधा मोहन सिंह दिख रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह दिख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ दिख रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य दिख रहे हैं। यूपी बीजेपी के कई दिग्गज नेता यहां मौजूद रहे। लेकिन राधा मोहन सिंह के कोरोना की पुष्टि होने के बाद भी इनमें से कई नेता दिल्ली पहुंच गए और यहां टिकटों को लेकर होने वाली बैठक में हिस्सा लिया। तो क्या चुनाव के चक्कर में नेताओं की बेपरवाही कोरोना को नहीं बढ़ाएगी? क्या लखनऊ से आए नेताओं के साथ इस बैठक में शामिल दूसरे नेताओं पर कोरोना का खतरा नहीं पड़ेगा? वो पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोरोना हुआ है, जिसके शीर्ष नेताओं में से एक राजनाथ सिंह संक्रमण का शिकार है, उस पार्टी के नेता कैसे बेपरवाह हो सकते हैं? राधा मोहन सिंह ने सुबह ही कोरोना होने की पुष्टि कर दी थी। इसके बावजूद इस बैठक में शामिल और उनके ठीक बगल में बैठे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और मंत्री ब्रजेश पाठक निकल गए डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए, बिना ये सोचे कि इसका क्या असर हो सकता है। नहीं सर, जल्दी ठीक है। आपने कहा एक बार मिला। स्वतंत्र देव सिंह जनता के माथे पर तिलक लगाकर सम्मान तो कर रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे का मास्क भी नीचे है और जिस शख्स को वो तिलक कर रहे हैं उसने भी मास्क नहीं पहना है। अपने कार्यकर्ता भी हैं भैया, देखिए बहुत मिल गया। नहीं सर, जल्दी ठीक है। आपने कहा एक बार मिला। विपक्ष ने राधा मोहन सिंह के बहाने बीजेपी पर संक्रमण फैलाने का आरोप लगाया है और चुनाव आयोग से बीजेपी का कैंपेन रोकने की मांग की है।
और स्वयं राधा मोहन जी ने कहा है जो उनके संपर्क में आए हैं वो कोविड की जांच कराएं और नियम कहता है होम क्वारंटाइन हो तो भाजपा अपना घर घर कोरोना फैलाने वाला अभियान रोके, कोविड नियमों का प्रियंका गांधी जी की तरह से पालन करे। जिन नेताओं को 3 दिन आइसोलेशन में रहना चाहिए वो घर घर जाकर के कोरोना फैला रहे हैं। अब इनके खिलाफ कौन FIR करेगा, कौन मुकदमा दर्ज करेगा? कम से कम नहीं अपनी जान की चिंता है तो आम आदमी की तो चिंता करिए। दूसरे पर उंगली उठाना आसान है, लेकिन खुद समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के घर पर क्या हो रहा है ये भी देख लीजिए। यहाँ टिकट के लिए नेताओं की भीड़ है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल किसी को नहीं है। सवाल चुनाव आयोग के लिए भी है, क्या सिर्फ गाइडलाइंस बनाने से कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो जाएगा? आखिर इसे सख्ती से लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? कोरोना के बढ़ते मामले खतरे की घंटी बजा रहे हैं। ऐसे में नेताओं की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, क्योंकि नेताओं के साथ उनके समर्थक उनके पीछे पीछे चलते हैं। नेता अगर सही तस्वीर पेश करेंगे तो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी सही रास्ते पे चल पाएंगे। वो खुद भी सुरक्षित रहें और लोगों को भी संक्रमण से बचाएं, ये मैसेज नेताओं को जरूर देते रहना चाहिए। अब चुनावी राज्यों की इस खतरनाक तस्वीर को देखिए, ये आंकड़े आपको और परेशान करेंगे। एक हफ्ते में उत्तर प्रदेश की बात करें तो कोरोना के केस 740% बढ़े हैं, 740%। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो यहां पर 317% कोरोना के केसेस में उछाल देखने को मिला है सिर्फ एक हफ्ते में। और अगर पंजाब की बात की जाए तो यहां पे 291% उछाल देखा गया है कोरोना पॉजिटिव केसेस में। गोवा जो कि छोटा राज्य है लेकिन टूरिस्ट स्पॉट है, बड़ी संख्या में लोग इस मौसम में वहां जाते हैं, वहां भी करीब 169% केस एक हफ्ते में बढ़े हैं। आपने अभी अभी जो आंकड़े देखे उसके जिम्मेदार अगर हमारे और आपके जैसे लोग हैं, क्योंकि हम भी कई बार लापरवाही कर जाते हैं, मजबूरी में कर जाते हैं, काम के सिलसिले में कर जाते हैं, तो उतनी ही जिम्मेदारी सरकार और सियासी दलों की भी है, जिन्होंने आचार संहिता लागू होने से पहले रैलियों पर रैलियां की, भीड़ जुटाई, कोरोना को बढ़ने दिया। अब रैलियां बंद हो गई तो आस्था के मेले लगने लगे हैं और ये नेता खासकर यूपी के किसी भी कीमत पर इन मेलों को रोकते हुए दिखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि राजनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर इस मेले के जरिए अपना सियासी उल्लू भी तो सीधा करना है। एबीपी न्यूज लगातार मुहिम चला रहा है कि ऐसा कोई भी आयोजन जो सुपर स्प्रेडर इवेंट हो, चाहे वो मेले हो, चाहे वो भक्ति के हो, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, कोई भी हो, ऐसी चीजों पर रोक लगनी ही चाहिए, क्योंकि संक्रमण की सुनामी इसी से आती है। हम सेकंड वेव में देख चुके हैं, जो कुछ बंगाल में हुआ, जो कुछ